हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 की, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डीयू सोल एनसीएफ तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हो या 2 के हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगर आपका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई, जो एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया था पिछले साल, और जो काफी इंपॉर्टेंट भी है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी हर साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई? 2 फरवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 फेब को बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसकी बात भी करेंगे। ठीक है भाई, तो आंसर तो आपका 2 फरवरी है। कब बनाया जाता है देखो, तो आपको जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ना, ये 2 फरवरी को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है भाई? इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए। किसके लिए भाई? वेटलैंड्स के लिए एक एग्रीमेंट होता है 2 फरवरी 1971 में, रामसर सिटी में, जो ईरान के अंदर है। इस वजह से इसका जो नाम है वो रामसर कन्वेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्यों ये एग्रीमेंट करा गया? ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जैसे कि कंजर्वेशन करना, यानी बचाना किसका? वेटलैंड्स को बचाना भाई। जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। और जितनी बायोडाइवर्सिटी है जो इन वेटलैंड्स में होती है उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वेटलैंड जैसे कि आप समझ सकते हो, लेक हो गया है ना भाई आपके, जितने मैंग्रोव वन है, जितने भी आपके मैंग्रोव आ जाएंगे, वो सब जो है आपके किस में आते हैं? वेटलैंड्स में आते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। तो अगर ये चले जाएंगे, अगर वेटलैंड्स खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी नहीं बचेगी। तो प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, यानी कि वेटलैंड की भाई इकोनॉमिक, साइंटिफिक और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना, स्प्रेड करना। और वेटलैंड्स इंक्लूड लेक्स, मार्शेज, रिवर बैंक्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एटसेट्रा। तो ये सब किसमें आते हैं? आपके वेटलैंड्स में ही आते हैं, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? आगे चलो। अगला क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द इन इंडिया इज। तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल क्या है तो बहुत सारे, लेकिन एक पॉपुलर जो एक एग्जाम में आंसर लिखना होता है वो सुंदरबन का होता है। ठीक है, तो सुंदरबन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो सुंदरबन के पीछे भी एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, तो इंडिया के अंदर ना जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पहले तो ये जानो कहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? जितने भी कोस्टल रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होता है, सोल्ट वाटर और जो फ्रेश वाटर होता है मिक्स हो रहा होता है। तो सोल्ट को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपका फ्रेश यानी एफ से। जहां पर आपका ये मिक्स हो रहा होता है वहां पर आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं भाई? मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, है ना भाई, ये ध्यान रखना है। तो इन एरिया में क्या होता है कि जो मोस्ट फेमस है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, वो सुंदरबन का आता है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर बहुत तरह की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, मैनी फिश स्पीसीज और बर्ड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो उसका पार्ट है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। समझ आ रहा है आपको? तो इस सुंदरबन के बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज या सोर्सेज आर कॉल्ड डैश। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं नेचुरल सोर्स का यूज करके, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं नेचुरल सोर्स का यूज करके। नेचुरल सोर्स अब कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आपका सनलाइट हो गया, ठीक है भाई, आपका सनलाइट हो गया। और आपके भाई यहाँ पर CO2 हो गया, है ना, वाटर हो गया, सनलाइट है, CO2 है,
वोटर है। तो ऐसे क्या है भाई, आपके लास्ट आपका क्लोरोफिल ही बच गया, ठीक है, क्लोरोफिल। ये सब क्या है, कुछ ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जिस वजह से जो है खाना बना पाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बट उसको छोड़ो आप, ग्रीन प्लांट्स ध्यान रखना, जो कि फोटोसिंथेसिस यूज करके, इन सब का यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे देखें, डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो आपको बताना है, ये दो ऐसे एग्जांपल बताने जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आंसर तो कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप जो दो मैं बता चाहता हूँ, आप लिख सकते हो सोलर एनर्जी, और आप यहाँ पे लिख सकते हो विंड एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज है। अब होता है क्या, आपने दो पढ़े होंगे, एक तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स होता है। तो कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स तो ये होता है भाई, ठीक है, कन्वेंशन वाला बता रहा हूँ आपको, कन्वेंशन एनर्जी का सोर्स ये क्या होता है भाई, आपका पोल्यूटेड होता है, इससे पोल्यूशन बहुत फैलता है ना। और जिस चीज का हम यूज करते हैं, जो एनर्जी सोर्स का हम यूज करते हैं, वो लिमिटेड भी होता है, कि जिससे हम एनर्जी बनाते हैं वो काफी लिमिटेड है। लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात आती है, वो अपने पास क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड अपने पास। और वो नेचुरली अवेलेबल है, कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल रहेंगे हमारे पास, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद। ठीक है भाई, और ये पोल्यूट भी नहीं करते एनवायरनमेंट को। लेकिन ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो जो है यहाँ पर पोल्यूशन फैलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भाई, जैसे कि आपको कोल है ना, पेट्रोलियम ये कुछ एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, है ना। यहाँ पे विंड एनर्जी और आपका सोलर एनर्जी, कुछ बता दिया मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल, जो कि क्या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का मैचअप करना होता है किसके साथ, जो भी एनवायरमेंटल मूवमेंट चलाया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने, या कोई प्रोग्राम चलाया है। तो वहां पर क्या करना है, आपको उसके साथ मैचअप करना है। जैसे कि देखो, जो मेरा लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम या एग्रीमेंट के नाम दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल प्रोग्राम और एनवायरमेंटल मूवमेंट के यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जिनका रिलेशन किससे आपको मैच करना है यहाँ पर। जैसे कि सीपीसीबी है, यूएनसीसीडी या रामसर कन्वेंशन है, जिसके बारे में हमने बात भी करी है अभी, यूएनडीपी और एमएनआरई। ठीक है, तो इसका मैचअप देखो भाई, इसका आंसर मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा भी दिया, तो आप ये देख सकते हो। जैसे कि सीपीसीबी, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपको पता होना चाहिए। तो ये किससे डील करेगा भाई, ये पोल्यूशन से डील कर रहा है, तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बात करता है यहाँ पर। यूएनसीसीडी, इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। आपको पता है कि जो जमीन है ना, जो लैंड है, उसका डिग्रेडेशन होना, मतलब कि जो लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे घटते जाती है, तो धीरे धीरे वो डेजर्ट ही बन गया एक तरह से। तो उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो काम कर रही है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, यूएनसीसीडी कर रही है, जिसका मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, तो उसका सीधा सा मतलब है, तो इसका आंसर किससे मिल जाएगा, ए से, डेजर्टिफिकेशन से। आगे चले, रामसर कन्वेंशन जिसके बारे में मैंने बात भी करी है, तो किस लिए है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए। आगे देखो, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करती है या करता है। उसके बाद एमएनआरई, इसका रिलेशन किससे है, नेशनल सोलर मिशन से है। इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज का मतलब है। तो जो नेशनल सोलर मिशन है, इसके लिए जाना जाता है ये मिनिस्ट्री, ध्यान आपको रखना है ना। और सोलर मिशन क्या है, आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, ध्यान रखना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इनके प्रोग्राम है, ठीक है, इनके एनवायरमेंटल मूवमेंट है। जरूर नहीं ये क्वेश्चन ऐसे ही आए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ढंग से बता दिया है। आगे चले, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस ऐसे सेक्शन में, आपको दो ही करने होंगे, बट मैं तो तीनों बताऊंगा आपको, ठीक है भाई।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर आया है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। तो उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कल्चरल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसका इकोनॉमिक एनवायरमेंटल और कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको बताना है। तो बात करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम AQI भी बोल देते हैं, जो कि बड़ा मुद्दा ही बना हुआ है आज के टाइम पे, और इट्स इंपॉर्टेंस। तो AQI है क्या बेसिकली, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि इंडिकेट करते हैं कि भाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो एक पर्टिकुलर एरिया में लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या है ये इंडिकेट करना थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हाउ क्लीन एंड पोल्यूटेड द एयर इज, यानी कि एक जो एयर है वो कितनी पोल्यूटेड है कितनी क्लीन है ये हमको दिखाता है। एंड व्हाट इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये दिखाऊंगा कैसे दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको ना रीडिंग दिखती है, ठीक है, जो एयर प्यूरीफायर होते हैं जो AQI मेजर करते हैं वहाँ पर आपको ऐसी रीडिंग दिखती है कि भाई कितने कितने मतलब कि कितना AQI है। तो इस हिसाब से वो किस कैटेगरी में आ रहा है उसका इफेक्ट क्या है इसकी बात भी हम करने वाले हैं। पहले इधर आ जाओ, है ना। अब जो AQI है वो क्या मेजर करता है, मतलब क्या देखता है कि जिससे हमको उसको पता चलता है कि हाँ भाई हवा बड़ी पोल्यूटेड है ना, एयर काफी पोल्यूटेड है। तो AQI क्या करता है, ये मेजर करता है लेवल ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब क्या होता है, जो पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इन पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है अपना AQI, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहला क्या है PM10 जो कि पर्टिकुलेट मैटर है ना, मतलब कह सकते हो ये जो प्रदूषण फैलाता है, बहुत सूक्ष्म कण होता है ये। सूक्ष्म मतलब समझते हो ना, बहुत छोटा कण, सूक्ष्म कण होता है। इससे भी छोटा क्या होता है PM2.5 होता है, जो बिल्कुल दिखता भी नहीं है कुछ, है ना। तो PM2.5 PM10 ये क्या कण है, पार्टिकल्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जो कि प्रदूषण जरूर फैलाते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं है। उसके बाद आपका SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और O3 यानी ओजोन। तो इनको मेजर करा जाता है किसके अंदर, एयर के अंदर, जिससे AQI मेजर हो पाता है। आगे चले AQI रेंज देखो, अगर आप रेंज जो है 0 से 50 है AQI की रेंज, तो अच्छी कैटेगरी मानी जाती है एयर, यानी कि इसका और इम्पैक्ट भी नहीं है कुछ हेल्थ पर। उसके बाद AQI रेंज अगर एक 51 से 100 है तो इसको सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में रखा जाता है, और स्लाइट पोल्यूशन है मतलब थोड़ा बहुत पोल्यूशन है जिससे ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो AQI रेंज है अगर वो 101 से 200 जाती है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, मतलब समझते हो ना, एवरेज वो वाली बात है। तो सेंसिटिव पीपल जो है, सेंसिटिव पीपल मतलब कि जो बहुत बीमार पड़ रखे हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद 201 से 300 अगर AQI रेंज आ रही है तो पुअर क्वालिटी है, पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। और इससे क्या हो सकता है, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब खुद सोचो अपना AQI इससे ही पार है, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। और आगे देखो भाई 301 से लेकर 400 की बात करूँ तो वेरी पुअर कैटेगरी में आएगा, और इससे सेवियर जो हेल्थ हेल्थ इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 401 से लेकर 500 तक तो ये तो भाई बहुत बेकार वाली प्रॉब्लम है, इस कैटेगरी में ये आएगा, और इससे सीरियस इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ऑन हेल्दी पीपल ऑल्सो, ठीक है। जो हेल्दी लोग हैं, हेल्दी पीपल है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस AQI में। तो ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, अब इम्पोर्टेंस क्या है AQI की, इसका फायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी हो जाएगी। देखो AQI से क्या होता है ना, हेल्थ की प्रोटेक्शन की जा सकती है, क्योंकि AQI इन्फॉर्म करता है लोगों को अबाउट द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड व्हेन इट इज सेफ टू गो आउटडोर, है ना। भाई लोगों को पता है जब AQI इतना ज्यादा हो रहा है तो लोग बाहर क्यों ही जाएंगे। तो हेल्थ की प्रोटेक्शन करने में काफी मदद करता है AQI, और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और हार्ट डिजीज। तो जिनको हार्ट डिजीज है, अस्थमा हो रखा है, जो बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है AQI। उनको पता चल जाता है कि भाई बाहर ऐसा हाल चल रहा है। उसके बाद हेल्प द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, सही बात है, जब AQI का पता होगा तभी तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, वो पता लगा बना नहीं रही है, ठीक है भाई। तो हेल्प द गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी बनाने के लिए भी AQI मदद करता है, क्योंकि पता चल जाता है कि हवा ऐसी चल रही है बाहर, इतनी इतना AQI चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए। तो बेस्ड ऑन AQI द गवर्नमेंट फॉर formulates environmental policies and control measures such as like restriction on construction activities,
रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स और मॉनिटरिंग एमिशंस ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो ये सब कुछ मेजर्स ले सकती है, जैसे कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कुछ ना कुछ, व्हीकल्स पर क्या कर दी रेगुलेशन लगा दी कुछ, और ये मॉनिटर करना कि ये जो इंडस्ट्रीज है कहाँ से इन गैसेस का एमिशन हो रहा है जिससे एक्यूआई ज़्यादा हो जाता है ना, एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो वो इसको मेजर करने में जो है या कुछ ऐसे स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एक्यूआई। समझ रहे हो? तो इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे चलें। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, यानी पोल्यूशन कंट्रोल का जो हम गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उसका क्या इम्पैक्ट रहा उसको असेस करने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए भी एक्यूआई काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर एक्यूआई पहले जैसा ही रहता है, जैसे पॉलिसी नहीं बनी जब भी था और पॉलिसी बनने के बाद भी एक्यूआई इतना ही रहता है, तो इसका मतलब कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। तो एक्यूआई हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि भाई जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स थे वो इम्प्लीमेंट करे गए थे पर्टिकुलर एरिया में, कि वो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। समझ आया? आगे चलो। रेजिंग अवेयरनेस, तो एक्यूआई क्या करता है भाई, लोगों के मन में, लोगों के लिए अवेयरनेस जारी करता है, अवेयरनेस फैलाता है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि एक्यूआई मेक्स द जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ पोल्यूशन लेवल्स एंड एडवाइज देम टू अडॉप्ट सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है भाई, कि कौन कौन सी चीजें तुमको करनी चाहिए, लोग खुद समझ जाते हैं। तो एक सेफ प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए एडवाइस मिल जाती है थ्रू एक्यूआई, क्योंकि उससे लेवल ऑफ पोल्यूशन पता चल जाता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो ये नंबर 1 पे चल रही है सिटी पोल्यूशन के मामले में, ये 2 पे चल रही है, तो कंपैरिजन करने के लिए भी जो है एक्यूआई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। आगे चले। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो आपने सुना है, जिसका मतलब क्या होता है भाई, रिसोर्स का ऐसे यूज करो कि जो अपनी वर्तमान जनरेशन है, ठीक है, उसकी भी जरूरतें पूरी हो, जो आने वाली जनरेशन है उनकी भी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी ऐसा एग्रीकल्चर करो जिससे जो आने वाली जनरेशन है ना, जो फर्दर जनरेशन है, उसकी जो फूड की नीड है उसकी पूरी हो जाए, अपनी भी पूरी हो जाए, बस। तो sustainable agriculture refers to a farming system in which the food needs of the present generation are met, while natural resources such as land, water, air and soil are conserved for future generation। पता चल रहा तुम ऐसी फार्मिंग करो जिससे सोइल हो गया, वाटर सब अभी खत्म हो जाए, तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन रहेगी वो खेती कैसे करेगी भाई, खाना कैसे, मतलब ऐसे सब्जियां कैसे उगाएगी, क्रॉप्स कैसे उगाएगी, जिससे फिर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली, इकोनॉमिक वायबल एंड सोशल इक्विटेबल एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है ना, इकोनॉमिक वायबल होता है, मतलब कि हर कोई इसको कर सकता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता अगर तुम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हो। कैसे होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? यहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, देसी खाद का यूज़ हम कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल, और जिससे क्या सोइल को दिक्कत नहीं होगी, ज़मीन फर्टाइल ही रहेगी, है ना। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या होता है आगे बात हम करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये समझो इसका मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक वायबल भी होता है और सोशली इक्विटेबल होता है। सोशली इक्विटेबल मतलब है सोशली इसको एक्सेप्ट भी करा जाता है। आगे चले। मेन फीचर क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, मेन फीचर्स क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इससे क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, जैसे कि सोइल हो गया, वाटर हो गया, बायोडाइवर्सिटी। समझ आ गया? उसके बाद लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल्स, तो बहुत ना के बराबर जो यहाँ पे केमिकल का यूज करा जाता है। इसमें यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट एंड नेचुरल मेथड्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इनका यूज करने की जगह हमें ये सब यूज करना चाहिए, जिससे जो सोइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, ध्यान आपको रखना, जिससे खेती लंबे समय तक हो पाएगी। इसी को तो बोर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो फीचर होते हैं। आगे देखो, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग। तो क्या होता है कि ना, एक जमीन पर हर मतलब एक तरह की क्रॉप नहीं बोई जाती है, अलग अलग तरह की क्रॉप बोई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर क्या है भाई, हम ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे, जिससे जो है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, जिससे और रिड्यूस पेस्ट एंड डिसीज, जिससे जो जमीन की हालत है वो ठीक रहे, पेस्ट और डिसीज से वो रिड्यूस वहां पर हो जाए उस जमीन पर। ठीक है, और मिक्स फार्मिंग हमको करनी चाहिए। समझ रहे हो? मिक्स फार्मिंग समझते हो ना आप, जहाँ पर
आप क्रॉप भी ग्रो कर रहे हो और आप जो लाइव स्टॉक है उसको भी रेयर कर रहे हो, यानी पाल रहे हो, है ना। ध्यान आपको रखना है। तो दोनों ये मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन के कुछ एग्जांपल्स या कुछ ये फीचर होता है किसका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में फॉलो करा जाता है ये चीजें, जिससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं होती है। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाई जाती है। ध्यान आपको रखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, जैसे कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। अब बहुत सारे मेथड होते हैं, ध्यान रखना इरिगेशन के, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें रेन का पानी जो है उसको इकट्ठा करा जाता है। और ड्रिप हो गया अपना इरिगेशन, और स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ये आपने छोटे क्लास से पढ़ा है, 8 9 क्लास में, जिसमें ये इरिगेशन के मेथड होते थे। जैसे कि किसी में नीचे से पाइप बिछा दिया जाता है और फुवारे के टाइप से पानी निकल रहा होता है, पानी की बहुत बचत होती है, मतलब कहने का मतलब स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन कुछ ऐसा ही होता है। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो यूजिंग सोलर एनर्जी, बायोगैस एटसेट्रा टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कैसे एनर्जी यूज करनी जो रिन्यूएबल है, जिसको फिर से बना सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड हो अपने पास, जैसे कि बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या है ये फीचर्स हैं, ये ध्यान रखना है। आगे चले, कल्चरल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो क्या इंपॉर्टेंस है डेजर्ट इकोसिस्टम की इन तीनों के बेसिस पर। तो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है इसको कैरेक्टराइज करा जाता है बाय एन एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत सूखा क्लाइमेट होता है, बहुत कम बारिश होती है, लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन डे एंड नाइट, यानी कि भाई दिन में जो है, नाइट में तो आपका टेम्परेचर बहुत लो जाएगा, है ना, और दिन में आपका टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा। तो ये बहुत डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। और लिमिटेड वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। लिमिटेड वेजिटेशन का मतलब कि हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है, हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है, समझ रहे हो। तो डेजर्ट की जब बात आती है तो लोगों के मन में यही आता है, और आएगा क्यों नहीं, तो ये होता ही है, ये ध्यान रखना है। डिस्पाइट दिस कंडीशंस, ठीक है भाई ये कंडीशन है, लेकिन फिर भी इसका कल्चरल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो आपको समझ आएगा कैसे। ठीक है भाई, तो डिस्पाइट दिस कंडीशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमी। तीनों के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, पहले इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस कैसे, क्योंकि आपको पता राजस्थान, क्योंकि डेजर्ट वाले पार्ट में आपका राजस्थान है ना, तो राजस्थान में डेजर्ट वाला पार्ट आता है, ये पता आपको। तो डेजर्ट रीजन में क्या हो गया, डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल, फोक आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशन कस्टम हैव डेवलप्ड। तो राजस्थान के जैसा कल्चर है, राजस्थान का जो कल्चर है वो डेजर्ट की वजह से जाना जा रहा है। किसकी वजह से जाना जा रहा है, डेजर्ट की वजह से ही जाना जा रहा है, डेवलप हुआ है कस्टम उनका। क्योंकि हम बता देते हैं कि हाँ ये तो उस साइड का ही कस्टम है, उस साइड का ही कल्चर है। तो कल्चर इंपॉर्टेंस बहुत है किसकी, डेजर्ट की, ध्यान आपको रखना है। और राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान से एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे चले, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेजर्ट जो है ना भाई, मतलब बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे भी हो, जो कुछ जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है डेजर्ट। तो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। तो डेजर्ट्स आर होम टू स्पेशली अडोप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इवन अंडर हार्श कंडीशन। क्योंकि डेजर्ट में काफी हार्श कंडीशन होती है, रात के समय बहुत सर्दी होती है और दिन के समय बहुत गर्मी होती है, क्योंकि डिफरेंस होता है टेम्परेचर में। तो हार्श कंडीशन होने के बावजूद भी क्या होता है, वहां पर कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए चल रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, जहां पर बायोटिक और आपके नॉन बायोटिक है, इनके बीच में क्या होता है, क्रिया कह लो, रिएक्शन कह लो, है ना, डिपेंडेंट रहते हैं दोनों एक दूसरे पे, जिससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बन पाता, इकोलॉजिकल बैलेंस बन पाता है। अगर मान लो ये बैलेंस बिगड़ा, तो भाई वहां पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और दिस रीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट स्टडीज। तो क्लाइमेट की पढ़ाई के लिए, है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर क्या है, ये घर भी है। आगे चले, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें
तो डेजर्ट रीजन में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं सच एज जिप्सम, सोल्ट एंड लाइमस्टोन आर फाउंड इन अबेंडेंस। ठीक है भाई। तो डेजर्ट के अंदर जो ये मिनरल्स हो गए, अपना जिसोल्ट लाइमस्टोन हो गए, ये हमको क्या अबेंडेंस में मिलते हैं, अति मात्रा में मिलते हैं, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में है, जिसको यूज़ कर सकते हो, जो कि इकोनॉमी का फायदा देंगे देंगे। और इन एडिशन कैमल सफारी एंड कल्चरल टूरिज्म जनरेट इनकम। ठीक है, लोग पता आपको, लोग राजस्थान साइड जाते हैं, किस लिए जाते हैं, कैमल की सफारी करने जाते हैं, ऊँट की सवारी लेने जाते हैं। तो ये कल्चरल टूरिज्म को जनरेट करता है, मतलब कि जो कल्चरल टूरिज्म है इनकम जनरेट करता है, जो कि इकोनॉमी में क्या करता है, पार्टिसिपेट तो करता ही है। समझ आ गया? आगे चलो। दीज रीजन्स ऑल्सो हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो अपना डेजर्ट वाला पार्ट है, ये सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आपको डिफरेंस बताना है। जो आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके बीच में देखो, आपको कोई 2 ही करने होंगे, लेकिन हम तीनों करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम नॉन बायोटिक भी बोल सकते हैं। सेकंड आपका फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर, इनके बीच में आपको बताना है। तीसरा आपका लिथोस्फेयर वर्सेस हाइड्रोस्फेयर। तो इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक की। अगर बायोटिक की बात करूँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक में आ जाते हैं, ध्यान रखना। प्लांट्स भी जो है भाई बायोटिक में आते हैं। क्या आप सोच रहे हो भाई प्लांट्स नहीं आते हैं? तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये करते क्या है भाई, ये इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर थ्रू वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी आप प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं भाई, इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम फूड चेन के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि वो पता है, मान लो जैसे कि ए प्लांट है यहाँ पर, है ना। अब प्लांट को वो वाले एनिमल खा जाएंगे जो ग्रीन प्लांट्स को घास वगैरह खाते हैं, फिर जो इनको कोई दूसरा जानवर खा जाएगा, इसको कोई दूसरा। तो ऐसे क्या बन गया भाई, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो है आगे जो है चलता रहता है अपना, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, और एक जो साइकिल एनर्जी का वो चलती रहती है। और दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिकम्पोजिशन। तो जो अपने बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के लिए कैसे भाई, जो ग्रीन प्लांट है वो खाना बना रहे हैं, वो प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कंजम्पशन कैसे है, मतलब कि अब एक मैंने बताया आपको, ए को बी खा रहा है तो ये कंजप्शन भी हो रहा है। और डिकम्पोजिशन कैसे, अब जो जो जानवर है, जो लिविंग कंपोनेंट का पार्ट है, जो मान लो वो मर गया है, वो डेड हो चुका है ना, वो क्या हो जाएगा, वो सोइल में मिल जाएगा। सोइल में क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग प्लांट से क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी ले रहे होते हैं, ये अपना फूड ले रहे होते हैं, है ना। तो क्या होता है, डेड मिट्टी, ये जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डिकेइंग प्लांट्स, वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं, सोइल में मिल जाते हैं, तो उसी से क्या अपना ऑर्गेनिज्म ले रहे होते हैं, ये तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ये हो गया। आपने वो केचुआ टाइप देखा होगा ना, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा जानवर होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बेकार है भाई। तो वो वाला एक डिकम्पोजर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, वो लिविंग कंपोनेंट जो होता है उसको डिकम्पोजर ही बोलते हैं, जो डिकम्पोजिशन का काम करता है। तो बायोटिक का समझ आ गया आपको। अब अबायोटिक देखो, तो जितने भी नॉन लिविंग नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो अबायोटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, एयर, ये सब जो है अबायोटिक कंपोनेंट है। अब बोलोगे इनसे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है भाई। और दे डिटरमाइन द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो एक रीजन में
वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? अबायोटिक कंपोनेंट ही डिसाइड करने वाले हैं। समझ आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर। तो फर्टिलाइजर बेसिकली है क्या? तो ये मैन्युफैक्चर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि केमिकली बनाए गए हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का हाई कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि ये जाने जाते हैं ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए, जो कि एक सोइल को चाहिए होता है, जिससे जो क्रॉप की ग्रोथ है बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिनका इन जिनका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके अंदर इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉप यील्ड रैपिडली, यानी कि जो आपकी जो फसल है, जो क्रॉप है, उसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कर देता है एक लैंड की, जमीन के लिए। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज है, यानी अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो दिक्कत आएगी। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ना भाई जो सोइल की क्वालिटी है उसको बेकार भी कर देता है, उसको रिड्यूस भी कर देता है। एग्जाम्पल के लिए यूरिया है, ठीक है, डीएपी है, एनपीके है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जो ये क्या है भाई, किसके एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर्स के। आगे चले, अब मैन्योर की बात करें तो मैन्योर बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से ही यूज करा जाता है। ये भी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, लेकिन ये नेचुरल सोर्स से यूज करा जाता है बिना कोई केमिकल के यूज के। अब केमिकल यूज तो इसमें हो नहीं रहा है, तो इसमें न्यूट्रिशन भी कम होगा। आप खुद सोचो ना कि जो केमिकल केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर है इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ ज्यादा देते हैं और जल्दी ग्रोथ देते हैं, और मैन्योर उतनी जल्दी ग्रोथ देते नहीं है। लेकिन उसको एक्सेसिव में यूज करोगे, ज्यादा यूज करोगे तो वो सॉइल की क्वालिटी गिरा देगा। लेकिन आप मैन्योर को जितना भी यूज कर लो भाई, सोइल की फर्टिलिटी को कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि एक बैलेंस्ड और एक सेफ फॉर्म है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इस सोइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं, फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप समझते हो ना, जो मिट्टी है वाटर को होल्ड करती है। तो फर्टिलाइजर भाई घटाती है, डिक्रीज करती है, लेकिन जो मैन्योर है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल के लिए जो फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैन्योर के जो कि यूज किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है फार्मिंग के अंदर। कंपोस्टिंग के बारे में तो अगला क्वेश्चन भी है, वो हम पढ़ेंगे। बाकी जो मैन्योर बेस आप समझ सकते हो, गोबर हो गया, घर का जो निकला कचरा हो गया, कचरा कैसा, प्लास्टिक वाला कचरा नहीं, कचरे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जैसे कि छिलके हो गए फलों के, सड़े गले जितने भी आपके सब्जी हो गई है ना, तो उससे जो है खाद बना ली जाती है, मैन्योर बना लिया जाता है। आगे चले, अगला जो क्वेश्चन है लिथोस्फेयर वर्सेस हाइड्रोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर जितना भी आपका लैंड वाला पार्ट है, जितने आपका लैंड वाला पार्ट है वो लिथोस्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड आउटर लेयर है अर्थ की, जो अर्थ के ऊपर जो आउटर लेयर है, सॉलिड लेयर है, उसको लिथोस्फेयर ही है, विच इंक्लूड सोइल रॉक्स एंड माउंटेन्स। तो सोइल रॉक्स एंड माउंटेन्स जो है वो लिथोस्फेयर में ही आते हैं, ध्यान रखना है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड लैंडफॉर्म। सीधी सी बात है यार, जो जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं, है ना, वो सब जो है किसके रिस्पॉन्सिबल, कौन, लिथोस्फेयर ही है, क्योंकि लिथोस्फेयर के ऊपर ही हमको देखने को मिलता है। आगे बात करें, ये मेन सोर्स है किसका, वेजिटेशन का। इतनी वेजिटेशन होते कहाँ देखने को मिलेगी आपको, लैंड पर ही देखने को मिलेगी। मिनरल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लिथोस्फेयर पे ही देखने को मिलते हैं। और जितने भी लैंड बेस्ड सोर्स हैं उसके लिए मेन सोर्स क्या अपना लिथोस्फेयर ही है। समझ आ रहा है भाई आपको? आगे देखो, हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर बेसिकली क्या है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर है, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ग्लेशियर्स हो, ग्राउंड वाटर, सब किस में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है। तो जितना भी वाटर वाला पार्ट है वो आपका हाइड्रोस्फेयर ही होता है। ठीक है, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सर्विस। आपको पता है कि आपको जो 71% जो है वो वाटर ही है, और 29% आपका लैंड है ना, ये आपको पता है। तो अर्थ का 71% जो वाटर से ही कवर है, यानी हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। और इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड द वाटर साइकिल एंड द लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो पानी में रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लाइफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल के लिए, और रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट या और टेम्परेचर, इस सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपना हाइड्रोस्फीयर, आपको ध्यान रखना है। आगे चले,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज लैंडफिल, डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लैंडफिल ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। तो आपको दोनों के लिए बताना है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं लैंडफिल के, और लैंडफिल होता क्या है। उसके बाद आपसे और पूछा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग एंड देयर बेनिफिट्स। तो भाई कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग है क्या, उनके बेनिफिट्स क्या, ये आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना है। आगे चले तो लैंडफिल बेसिकली है क्या। तो एक ऐसी जगह है जहां पर सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करा जाता है और एक सोइल की जो लेयर है उसके नीचे दबा दिया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल। आपने देखा होगा ना कई बार ढेर लग जाता है कूड़े के, एक जगह पे पहाड़ बन जाते हैं, वो लैंडफिल का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, ये एक ट्रेडिशनल मेथड जो कि चला आ रहा है पहले से, जैसे वेस्ट को डिस्पोजल करा जा रहा है, मतलब वेस्ट को निपटाने के लिए ये एक पुराना तरीका है जो अपनाया जाता है, जहाँ पर क्या मिट्टी को खोदो, गड्ढे बनाओ और उसके अंदर भर दो, ठीक है भाई। इससे क्या, इन विच म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है डम्प्ड इनटू लार्ज पिट्स एंड देन कवर्ड, ठीक है भाई। तो लार्ज पिट जो होते हैं उनके अंदर कचरा डाल दिया जाता है ना, और फिर ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है ये। अब आगे बात करते हैं भाई, एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट पे, फिर ह्यूमन बींग्स की बात भी करेंगे कि ह्यूमन पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। अगर बात करें किसकी भाई, एनवायरनमेंट पे, तो सोइल एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सही बात है भाई, जब तुम गड्ढे को खोद रहे हो, है ना, फिर उसके अंदर वेस्ट को डाल रहे हो, देन कवर कर रहे हो, तो जो वेस्ट का है वो सोइल, जो ग्राउंड वाटर है, उसको इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, है ना, और सोइल पर, सोइल की क्वालिटी भी गिरेगी। तो जो आपका ये लाइकेट है, ठीक है भाई, तो ये क्या करता है, जिसको लिक्विड मिक्सचर कहते हैं, ध्यान रखना है। ये होता है, अब बता देता हूँ, जैसे कि देखो, मान लो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कचरे के डंप पड़े हैं बहुत सारे यहाँ पर, और मान लो यहाँ पर बारिश आ गई है, क्या आ गई है भाई, बारिश आ गई है। अब क्या होगा ना, ये बारिश का जो पानी है इन कचरे से निकलेगा, है ना, और एक जगह पे भर जाएगा, ऐसा इस जगह पे भर जाएगा। तो समझ रहे हो, इसी को बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, जो रिलीज फ्रॉम वेस्ट पोल्यूट्स सोइल एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है, ये वेस्ट से निकलता है। तो सोइल को और ग्राउंड वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है, सीधी सी बात है भाई। जब यहाँ है, अब ये गड्ढा में भर गया पानी, तो ये क्या जाएगा, ग्राउंड वाटर में तो जाएगा ही ना, जो ग्राउंड वाटर है उसमें तो जाएगा ही ये, ग्राउंड वाटर में तो जाएगा ही ये, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, सीधी सी बात है भाई, एयर पोल्यूशन तो हो गई। तो लैंडफिल रिलीज करते हैं भाई मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक गैसेज, जो कि एक गंधक प्रॉब्लम, यानी हमको सूंघने में दिक्कत आएगी, ठीक है, सांस लेने वाली दिक्कत हमको यहाँ पर जो है हमको हो सकती है इससे, एयर पोल्यूशन से, जो हो रहा है किस वजह से, लैंडफिल्स की वजह से। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी भी गैसेज यहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जानी जाती है। आगे देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स जो है ना, ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है प्लांट को और एनिमल को, जो कि उसके अराउंड रह रहे हैं, है ना भाई, जो भी उसके नियर बाय रह रहे हैं, जहाँ पर ये लैंडफिल्स है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आएगी, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। अगला है भाई लैंड डिग्रेडेशन। अब होगा क्या, अब तुम डंपिंग साइट इसको बना दे रहे हो, है ना, कचरा तुम डाल दे रहे हो, फिर इसको कवर कर दे रहे हो, और कवर वो बाद में होता है भाई, वो पहले पड़ा ही रहता है, ध्यान रखना। अब होगा क्या, जहां पर तुम डाल रहे हो, तो पता है आपको, लैंड तो पोल्यूटेड हो चुका, आपको पता है, तो जो लैंड की क्वालिटी है वो गिरेगी, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर परमानेंटली कन्वर्टेड इनटू डंपिंग साइट, फिर वो किसी यूज के नहीं रहेगा, तो जो लैंड यूज पोटेंशियल था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, वो तो कि भाई एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अब ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला भाई, हेल्थ इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो गैसेज रिलीज होती हैं लैंडफिल से, तो प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा हो गई, एलर्जी आपको कर सकती है, तो ये, और हेडेक हो गया, यानी सर में दर्द होना, तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ जो भी लोग उस डंपिंग साइट के आसपास रहते हैं, उसके बाद लैंडफिल के पास रहते हैं। उसके बाद कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर। सही बात है, जब भाई पीने का पानी जो है वही दूषित हो जाएगा, इस वजह से, किस वजह से, इसी लैंडफिल की वजह से। तो अगर लोग पोल्यूटेड पानी पिएंगे, है ना, ड्यू टू लीकेट, जो बताया मैंने आपको, क्या है वो, लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है ना ये, तो ये जो है भाई पीने के पानी में भी मिल सकता है। कुछ लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, आपको पता होगा, पीने का पानी, तो उसमें तो ऑलरेडी मिल रहा है ये, तो जो भाई लोग उसको कंज्यूम करेंगे, तो एक तरीके से जिनको सीरियस डिसीज हो सकती है। आगे चलें, फॉल
ओडोर एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, तो ओडोर, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एंड रैट्स इंक्रीज विच लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो अब क्या होता है ना, जैसे कि अब कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है उसका, तो वहाँ पर मच्छर भी नहीं बनाएंगे, मक्खियाँ भी आती हैं, और वहाँ पर चूहे वगैरह होना ये और वहाँ पे बदबू आना, ये सब कॉमन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत सारी डिसीज हो सकती है, और यानी कि अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। समझ आ रहा है? उसके बाद डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी रहती है उनकी लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जी नहीं पाएंगे, वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो पीपल लिविंग नियर लैंडफिल्स हैव टू फेस एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है भाई, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी वहाँ पर, सोशल भी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो देखने को मिल रही है, पीछे अपने बात भी करी। समझ आ रहा है? तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स है अपनी, ये ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात हमने करी। अब कंपोस्टिंग और उसके बेनिफिट्स, और वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपोस्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो किचन का वेस्ट है, पत्ते हैं, ग्रास है, ठीक है, फूड रेसिड्यूज है, मतलब जो खाना बच गया है ना, एटसेट्रा, ये क्या है, डिकम्पोज कर ले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू टू प्रोड्यूस न्यूट्रेंट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर पीछे बात करी थी ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंपोस्ट बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, न्यूट्रेंट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। समझ रहे हो? अब इसके कंपोस्टिंग के बेनिफिट क्या है, ये सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ना, और जो नीड होती है हमको केमिकल फर्टिलाइजर की, उसको घटाता है, और वेस्ट डिक्रीज की, जो जैसे वेस्ट बहुत सारा हो रहा है ना, तो उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, क्योंकि उससे हम क्या बना ले रहे हैं, खाद बना ले रहे हैं, मैन्योर बना ले रहे हैं, और सोइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। समझ रहे हो? वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें तो लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर एक केचुए का नाम आ जाता है, क्या, अर्थवॉर्म। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, अर्थवॉर्म को यूज करा जाता है टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वही नेचुरल कचरा टाइप, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, और प्रोड्यूस्ड हाईली न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्ट। बस इसे आपको ध्यान रखना है। बेनिफिट्स क्या है इसके, तो हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रोड्यूस, तो जो हमने कंपोस्ट देखा उससे थोड़ा ज़्यादा जो है हाई क्वालिटी का ऑर्गेनिक मैन्योर ये प्रोड्यूस करता है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, और वेस्ट का डिस्पोजल भी हो रहा है इससे, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हम एनवायरमेंट के साथ चलकर क्या कर रहे हैं, वेस्ट को खत्म कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। द अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल इंक्रीजेस। ठीक है भाई, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, सोइल के अंदर, जिससे जो फसल भी अच्छी, क्रॉप भी अच्छी ग्रो होगी। समझ आ गया? तो बेनिफिट्स भी देख लिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो एक आपको थर्मल पावर प्लांट के बीच में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है, और ये भी डिस्कस करना है उनके हजारियत इम्पैक्ट क्या है, किसके, न्यूक्लियर पावर प्लांट के, यानी खतरनाक प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि जो हमने प्लांट लगाया है उसमें कुछ दिक्कत आ जाए। और आपको एक केस स्टडी के माध्यम से आपको बताना है कि ऐसा कुछ हुआ भी है क्या कभी। देखो, अगर बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है, जो एनर्जी जनरेट करी जा रही है, वो यूज जनरेट करी जा रही है यूजिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। किस प्रोसेस से भाई, न्यूक्लियर फिजन से। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, अब यहाँ देखो, न्यूक्लियर फिजन समझने से पहले आप ये देखो कि जो पावर प्लांट लगाया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो बेसिकली कैसे, वो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस से यूज हो रहा है ना। अब यहाँ पर जो फिजन, न्यूक्लियर फिजन से जो यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर किन रेडियो एक्टिव फ्यूल्स का यूज करा जाता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम, कोई भी एक यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, मान लो यूरेनियम लिया है, क्या लिया है भाई यहाँ पर, यूरेनियम लिया है। अब क्या होगा, अब इस यूरेनियम को ब्रेक करने की कोशिश करी जाएगी। ब्रेक भी कैसे, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी जाएगी। मान लो कि ये यूरेनियम है, अब इससे दो बनाए जाएंगे तो दो अपने यूरेनियम बन गए। तो इसी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
इसी से क्या होती है, एनर्जी रिलीज अपनी होती है, आपको ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस बोलते हैं, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है। समझ आ गया। अब इस प्रोसेस से जो हीट या एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी कह लो उसको, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो इससे क्या होता है, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करा जाता है। मतलब जो हीट इससे मिली, अब उससे क्या होगा, वाटर को हीट में कन्वर्ट, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करा जाएगा। अब जो भाप निकलेगी उससे क्या होगा, जो टरबाइन होता है, टरबाइन जो होता है वो घूमेगा, ये जो भाप निकली उससे टरबाइन घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यानी जो एनर्जी मिली उससे पानी पानी को स्टीम करवाया गया, उससे जो भाप निकले वो टरबाइन को घुमाएगा, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। समझ आ गया। अब आ जाओ थर्मल पावर प्लांट पे, जिससे अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, फोसिल फ्यूल को बर्न करके, सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इनको आप बर्न करोगे तब जाके क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होगी। अब इस प्रोसेस से जो हीट निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, जो कि हम इनको कंबशन करके जो जला के निकल रही है, तो ये भी एक स्टीम क्रिएट करेगा पानी के अंदर, वाटर के अंदर। अब इसी वजह इससे भी क्या होगा, टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ये दोनों के बारे में जान लिया हमने। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत कम फ्यूल हमें देना होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट रिक्वायर्स अ मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, और ये ऐसे फ्यूल की जरूरत, इसको ऐसे फ्यूल की जरूरत है जो कि ऑलरेडी लिमिटेड है, जिनको बनने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एयर पोल्यूशन इज कंपेरेटिवली लो, ठीक है। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप लगाओगे तो बहुत कम पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है, और जो उसके एलिमेंट है जिसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब समझ रहे हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या वेस्ट वो होता है जो हीट जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अपना यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो रेडियो एक्टिव है। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, अगर वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो काफी दिक्कत हो सकती है, हजार्डस हो सकता है ना। क्वेश्चन पूछा भी आपसे कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के हजार्डस इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद अ थर्मल पावर प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अदर पोल्यूटिंग गैसेस, जो कि इंक्रीज करता है एयर पोल्यूशन को और ग्लोबल वार्मिंग को, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबली, ठीक है भाई। आगे देखो, द इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव भी है। लेकिन जब आप बात करते हो थर्मल पावर प्लांट के, तो कंपैरेटिवली ये क्या है, सिंपलर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हैजार्डस इम्पैक्ट क्या है, देखो अगर वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मान लो कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, ह्यूमन एरर आ गया, या नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर कुछ हो गया, तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स है ना वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, एनवायरनमेंट में, तो काफी दिक्कत आ सकती है। इससे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, उससे कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब बच्चा जो बचपन से ही उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पैरालाइज्ड पैदा हो रहा है, और अदर सीरियस डिसीज हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलता है, सोइल, वाटर, एयर, वो कंटेमिनेट रहती है फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जो कि अब एयर वाटर सब यहाँ पर कंटेमिनेट है, पोल्यूटेड हो चुकी है। अब इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी सफर करेगा, वाटर सोर्स जितने भी है वो भी सफर करेगा, और इसी को लोग पियेंगे फिर, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो और इकोसिस्टम पे भी क्या डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी, किसी को नहीं छोड़ेगा भाई अगर ये होता है। तो आपको पता है जैसे कि जापान है ना, वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे बहुत टाइम तक वहाँ पर तो बम गिराया गया डायरेक्ट, तो उसमें भी यूरेनियम ही होता है एक तरह से, तो उसका भी इफेक्ट काफी टाइम तक रहा था, और अभी भी है, खैर ऐसी बात नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज करता है। तो रेडिएशन लीड्स टू डिफॉर्मिटीज एंड इंक्रीज्ड मोरालिटी रेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जो उनकी मृत्यु दर होती है ना, वो जिसको मोरालिटी रेट्स बोल रहे हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है तेजी से, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, ठीक है। डिफॉर्मिटीज मतलब कि वही कुछ कमियां रह जाना, दिक्कतें आ जाना शरीर में, जिसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। तो रेडिएशन से होता है ये सब चीज़ें, एनिमल्स की बात हो चाहे प्लांट्स की बात हो, दोनों में, ठीक है भाई। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक लॉस, तो जो भी एरिया अफेक्टेड है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो वहाँ पे लोगों को भाई जाना पड़ता है। अब वहां से लोग जा रहे हैं तो अपना काम धंधा भी छोड़ के जाएंगे, है ना, तो इसलिए उनको हैवी इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलता है।
समझ आ गया भाई। ये तो क्या था, ये तो हमने देखा कि किस प्रकार के यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, फैक्ट क्या है। अब केस स्टडी भी है रिलेवेंट इससे रिलेटेड, जो कि चेरनोबिल में हुई थी, है ना, जिसको हम चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं, यूक्रेन में हुई थी 1986 में। हुआ क्या था, ड्यू टू रिएक्टर एक्सप्लोजन एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था, तो यहाँ पर क्या हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था इस प्लांट में, जिस वजह से क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो स्प्रेड हो गए एनवायरमेंट के अंदर, जिस वजह से जो है वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिला काफी लंबे समय तक। तो इससे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिजास्टर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड और केसेस ऑफ कैंसर इंक्रीज, तो उस एरिया में जो कैंसर के केस थे बहुत इंक्रीज हो गए, और लार्ज एरिया बिकम अनफिट फॉर हैबिटेशन, और बहुत लार्ज एरिया जो है वहां पर रहने के लिए अनफिट हो गया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रिलेवेंट केस स्टडी आप लिख सकते हो यूक्रेन की। समझ आ गया, तो यहाँ पर अपनी जो वीडियोस खत्म होते हैं, होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ कमी लगे तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो, अगली बार में उसको ठीक कर लिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।